गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वाले वीडियो में अपन बात कर रहे थे 3D सीरीज जो है उसके गुण धर्मों की सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में अपन ने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी ऑक्सीकरण अवस्था, किस तरह से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फिर अपन ने बात की थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण की अपन बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है उसके कारण दो प्रकार की गतियां होती हैं, कक्षीय गति होती है और दूसरी होती है चक्रण गति, और दोनों के कारण उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। और चुंबकीय आघूर्ण को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कक्षकीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था म्यू एल के द्वारा, और चक्रण गति जो है उसको अपन ने म्यू एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। और टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है उसकी कक्षकीय गति और चक्रण गति के बराबर होता है। कक्षकीय गति जो होती है उसका योगदान जो है यानी नगण्य के बराबर होता है, इस कारण म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस होता है, और इसकी इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन होती है। इसका योगदान, कक्षकीय गति का योगदान जो होता है नगण्य क्यों होता है? क्योंकि n-1 डी कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भारी सतह के संपर्क में होने के कारण यानी उनका प्रभाव जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस कारण उनका गति में योगदान जो है वो सीमित हो जाता है। इस कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है, इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। तो इतना सारा डिस्कशन अपन ने किया था पिछले वाले वीडियो में। फिर मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन मेरा आपसे था कि क्रोमियम के जो ऑक्साइड हैं यानी CrO3, CrO2 और CrO3, इन क्रोमियम के ऑक्साइडों की मैंने आपसे पूछी थी किसकी अम्लीय प्रकृति होती है, किसकी क्षारीय होती है, या सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है और क्षारीय कौन होता है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इनमें अम्लीयता का क्रम बताइए या क्षारीयता का क्रम बताइए, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा उसकी तरफ एरो कर देना, अम्लीय उसकी तरफ लेस देना जाएगा। इसी टाइम अपन ने बात की थी मैंगनीज के ऑक्साइडों की, उनमें भी अपन ने अम्लीयता का क्रम देखा था, और यानी अम्लीयता का क्रम मतलब अपन ने देखा था मैंगनीज के कौन से ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, किसकी उभयधर्मी होती है और किसकी अम्लीय होती है। तो मैंगनीज के ऑक्साइड अपन ने जो देखे थे MnO3, MnO2, MnO3, Mn2O7, ऑक्सीकरण अंक यहाँ से +2, यहाँ से +3, यहाँ +4, यहाँ +6 और यहाँ +7, यानी जहाँ ऑक्सीकरण अधिकतम होता है वहाँ प्रकृति कौन सी प्रकृति बढ़ती जाती है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो देखिए मैंगनीज का ये ऑक्सीकरण अंक यानी ये ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2, इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। लेकिन कई बुकों में इन दोनों ऑक्साइडों की प्रकृति क्या दे रखी है? क्षारीय दे रखी है। लेकिन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इसकी प्रकृति क्या दे रखी है? उभयधर्मी होती है। कि ये जो दो ऑक्साइड हैं इनकी प्रकृति उभयधर्मी और इनकी अम्लीय होती है। लेकिन कई बुकों में इसकी प्रकृति क्षारीय भी दी हुई है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अम्लीयता का क्रम पूछा जाएगा तो आप तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अम्लीयता का ऑर्डर इस तरह से बता देना। ये हो जाएगा अम्लीयता का क्रम, सबसे ज्यादा अम्लीय ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और सबसे कम ये। तो ये तो हो जाएगा ऑर्डर। अब इसमें आपको ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2, यहाँ पर कितना है? +3 यानी 2x, और ये 6, तो फिर कितना आ जाएगा ऑक्सीकरण अंक? +3 आ जाएगा, यहाँ +4, यहाँ पे कितना आएगा? +6। ऑक्सीकरण अंक निकालने के पश्चात जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक है उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर लगाते हैं। ये हो जाएगा अम्लीयता का क्रम। क्षारीयता का पूछे तो उल्टा आ जाएगा, जहां ऑक्सीकरण अंक वहां क्षारीय प्रकृति ज्यादा। अब देखिए इनमें
इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय, इनकी होती है उभयधर्मी और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। ये अम्लीय, ये उभयधर्मी, मतलब क्षारीय भी होते हैं तो अम्लीय भी होते हैं, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। और ये क्या होता है? क्षारीय। तो ये तो हो जाएगी इनकी प्रॉपर्टी और ये हो जाएगा इनका ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब अपन ने पढ़ी थी तो उस टाइम अपन ने चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र पढ़ा था। सूत्र क्या पढ़ा था कि उपसय संयोजक यौगिकों में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये सूत्र होता है √n+2, इकाई होती है बोर मैग्नेटोन। n है जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे म्यू का मान उतना ही अधिक आएगा। जहाँ पेयर्ड होंगे वहाँ म्यू का मान क्या आएगा? 0 आएगा। प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ प्रकृति क्या होगी? वो मैग्नेटोन में कुछ मान आएगा, प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था स्कैंडियम 3+, वेनेडियम 3+ और कॉपर 2+, इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होंगे या इनकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय होंगे या अनुचुंबकीय होंगे? तो स्कैंडियम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अपन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d1 4s2, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। वेनेडियम का लिखेंगे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम कितने पे आता है? 23 पे। और कॉपर कितने पे आता है? 29 पे। पहले अपन लिख लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात यानी इसका क्या हो जाएगा? आर्गन 19, 20, 21, 22 और 23। इसका क्या हो जाएगा? आर्गन 3d10 4s1। ये तो हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन देखिए इनके ऊपर चार्ज है, ये आयन के रूप में है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d0 4s0, यानी 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आएगी? 0। और n का मान जब 0 है और इस वाले फॉर्मूले में जब पुटअप करेंगे तो म्यू का मान क्या आएगा? 0 आएगा। और म्यू का मान जब 0 आएगा तो उस स्थिति में उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय, यानी कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे यदि पेयर्ड हैं या 0 है तो उस स्थिति में जब पेयर्ड होते हैं तो एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि उनका चक्रण डिफरेंट, एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो कि अपन इसकी प्रतिचुंबकीय प्रकृति में पढ़ेंगे। अब देखिए वेनेडियम, तो वेनेडियम 3+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन 3d2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 ये हो गए और 1 ये कम हो गया और 4s0। तो D के 5 कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन है, n का मान कितना हो जाएगा? 2 म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2 कितना हो गया? √8। तो वही 2.8 या 2.7 बोर मैग्नेटोन के समथिंग इसका आंसर आएगा। अब क्या बच गया? कॉपर +2। तो कॉपर +2 में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, कितना बच गया? 3d9 हो गया कॉपर +2 का। तो 3d9 जब हुआ है तो D के 5 कक्षक बना लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे भरेंगे। फिर कुंड की अधिकतम बहुलकता नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा स्तर के कक्षक होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन का भरेंगे अपन, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएंगे। तो 6 7 8 9, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, 1 का मान रखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 1 + 2 3 हो जाएगा। √3 का मान कितना होता है? 1.73 बोर मैग्नेटोन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रकृति इन दोनों की क्या हो जाएगी? अनुचुंबकीय हो जाएगी। तो ये था मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर।
अब अपन आगे बढ़ेंगे चुंबकीय गुण में, कि चुंबकीय गुण में पदार्थ जो होते हैं उनमें कई प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। कई प्रकार के चुंबकीय गुण कैसे, जैसे संक्रमण तत्व हैं उनमें 3 प्रकार के गुण, जैसे प्रतिचुंबकत्व है, प्रतिचुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है, अनुचुंबकत्व का भी पाया जाता है, और लोहा चुंबकत्व है, लोहा चुंबकत्व। इनको प्रतिचुंबकीय भी कह दिया जाता है, इसको अनुचुंबकीय भी कह दिया जाता है, और इसको लोह चुंबकीय भी कह दिया जाता है। तो एक ही बात है, चाहे वो अलग अलग बुक में चाहे अलग अलग मेंशन किया हुआ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकत्व की, कि प्रतिचुंबकत्व क्या होता है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, 2 चुंबक ले लेंगे, ये इसका नॉर्थ सिरा है, यानी एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। और चुंबक का चय तोड़ करके अपन कितना भी छोटा टुकड़ा कर ले, उसमें हमेशा और हमेशा 2 ध्रुव ही होंगे, एक उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। तो ये चुंबक ले लिया अपन ने, चुंबक के बीच अपन ने रखा है, पदार्थ को रखा है। तो इस दौरान ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित नहीं होगा इस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, प्रतिकर्षित नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलेंगी इसकी तरफ, तो वो इस तरह से जाएंगे, इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थ का ये गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और पदार्थ का ये गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। और ऐसे पदार्थ से ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इस क्षेत्र के द्वारा, यानी इस पदार्थ के द्वारा क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं, थोड़ा दूर से जाती हैं। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करूं कि प्रतिचुंबकत्व का गुण जो है वो किन पदार्थों में पाया जाता है, तो बात करती हूँ, यानी प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी जैसे D10 विन्यास है, तो इसमें क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यानी उनमें प्रतिचुंबकत्व, यानी चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित चुंबकीय आघूर्ण का मान इनका 0 होता है। एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए उस पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर अपन ने पढ़ा था, 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी अपन ने, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। +1/2 और दूसरे का मान -1/2, दूसरे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, टोटल मान कितना आता है, 0। अब देखिए, एक के द्वारा क्लॉकवाइज जब चुंबकीय आघूर्ण का मान उत्पन्न किया जाएगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज उस चुंबकीय आघूर्ण जितना उत्पन्न हुआ है ना उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। यदि अयुग्मित होता तो उस स्थिति में एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण यदि दूसरा नहीं है पेयर्ड वाला तो वो उसको कैंसिल आउट नहीं करता। इस कारण उस अणु का क्या होता है, उस पदार्थ का कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो इस स्थिति में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का चक्रण विपरीत, एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। कारण इसका ये है कि यानी एक का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होता है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित मतलब एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, इस कारण म्यू का मान क्या आता है, 0 आता है। अब मैं प्रतिचुंबकत्व का गुण जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी ताप चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो कंपटीशन एग्जाम के लिए है, कई बार प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करते हैं नहीं करते हैं।
तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, तो उसके लिए आपको याद करना है। दूसरे पदार्थ देखिए, अणुचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी अणुचुंबकीय पदार्थ है, इसको रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय दो ध्रुव हो गए, ये अणुचुंबकीय पदार्थ है। इस प्रकार के पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से होकर के गुजरती हैं और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इनको अपनी तरफ, इस पदार्थ को आकर्षित कर लिया जाता है। इस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और पदार्थ का ये गुण कहलाता है अणुचुंबकत्व कहलाता है। और इस प्रकार के पदार्थों में चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, यानी ये रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं, यानी इस तरह से जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो हैं चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से होकर के जाती हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किया जाता है। बात करते हुए इनमें अणुचुंबकत्व का गुण किस में पाया जाता है? उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस पदार्थ में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें अणुचुंबकत्व का गुण उतना ही अधिक पाया जाता है। और अणुचुंबकत्व जो है जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अणुचुंबकीय गुण उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? आकर्षित कर लिया जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, यानी अणुचुंबकीय जो पदार्थ हैं क्या वो ताप द्वारा प्रभावित होते हैं? तो ये ताप के क्या होते हैं? अणुचुंबकत्व का गुण जो होता है, अणुचुंबकत्व का गुण जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ताप जो होगा, जितना ज़्यादा ताप होगा उस स्थिति में अणुचुंबकत्व का मान क्या होगा? एक का मान, यानी इसका मान ज़्यादा होगा तो इसका मान कम आएगा, इसका मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अणुचुंबकत्व का गुण कैसे होता है? यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस स्थिति में उसके कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, और चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा तो इसमें कुछ चुंबकत्व का गुण होगा। तो यानी एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित होने के कारण दूसरे के द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा, तो इस कारण इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। अब मैं बात करती हूँ लोह चुंबकीय पदार्थों की। लास्ट में बच गया लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनमें अणुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है, और अणुचुंबकत्व का गुण सबसे ज़्यादा कब होता है? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार के पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो थोड़ी देर पश्चात यदि अपन ये चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो ये पदार्थ किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? एक स्थायी चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे एक स्थायी चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए थोड़े समय के लिए तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? फिर उस चुंबकीय क्षेत्र को यदि हटा भी लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? जिस भी पदार्थ को अपन ने रखा, चाहे वो आयरन है, चाहे कोबाल्ट है, चाहे निकल है, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? एक स्थायी चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है? ये जो स्थायी चुंबक की तरह बिहेव कर रहा था इसमें आणविक जो व्यवस्था है
वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण इसका चुंबकीय गुण जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर से इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये स्थायी चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया लो चुंबकीय पदार्थ। यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, पेयर्ड, अनुचुंबकीय, अयुग्मित। और जितने ज़्यादा अयुग्मित होते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय गुण ज़्यादा होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लो चुंबकीय की तरह बिहेव करेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिचुंबकीय के प्रतिकर्षित होती हैं, इनके अंदर से जाती हैं। लो चुंबकीय में स्थायी चुंबक की तरह ये बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये मेन बातें जो हैं वो आपको तीनों की याद करनी है। तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट। अब है आपके लिए क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। यानी कि MnO4 जो है उसमें मैंगनीज का चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि स्कैंडियम जो है उसके समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि टाइटेनियम 4+ आयन रंगहीन होता है, क्यों। तो ये 3 क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट। उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का चुंबकीय आघूर्ण बताना है। स्कैंडियम के समस्त यौगिक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, क्यों होते हैं। और टाइटेनियम 4+ जो आयन है वो रंगहीन होता है। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। फिर कल स्टार्ट करेंगे ब्लॉक एलिमेंट। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।